आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम जो है हमारी हिंदी व्याकरण जिसमें जो लेखन और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं उनका अध्ययन और अध्यापन अपनी कक्षा में कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व की कक्षा यानी पिछली कक्षा में जो संदेश लेखन है सीबीएसई के द्वारा नया विषय हमारे इस साल के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। संदेश लेखन से संबंधित हमने जानकारी हासिल की थी और आज का जो नया टॉपिक है वो आपके यहाँ समक्ष उपस्थित किया गया है, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। संवाद क्या है? बात यहीं से शुरू होती है कि जब मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ और जब आप भी अपनी बात को मुझ तक प्रेषित करते हो, तो ये क्या है हमारे बीच में एक माध्यम जिसे हम वार्तालाप की संज्ञा देते हैं। और यही वार्तालाप जो है बातचीत कहलाता है और यही बातचीत जो है संवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बात आती है इसके सामान्य परिचय की। संवाद किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सम तो उपसर्ग है इसमें और वाद मूल शब्द है। सम उपसर्ग वाद मूल शब्द। जब आपने अपने विसर्ग व्यंजन संधि का अध्ययन किया था तो उसमें देखा था जब भी किसी व्यंजन के आगे म जो उपसर्ग है वो म जो है उपसर्ग के तौर पर यहाँ इस तरह से जोड़ा जाता है, तो यही जो म है उसी संबंधित व्यंजन का अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा सम प्लस चयन। इसको हम किस रूप में लिखते हैं? यही सम जो है ऊपर अनुस्वार में चला गया और इसे हमने इस तरह से लिख दिया संचयन। तो संवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग जोड़ने से संवाद शब्द का निर्माण होता है और इसका शाब्दिक अर्थ कहलाता है बातचीत। शाब्दिक अर्थ कहलाएगा इसका बातचीत। इसी बातचीत को हम एक दूसरे नाम से भी अभिहित करते हैं जिसे कहा जाता है वार्तालाप। बातचीत किसमें होती है? बातचीत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बात चल रही है वही कहलाता है संवाद, वही कहलाता है बातचीत और उसे ही हम कहते हैं वार्तालाप। ठीक है, तो सामान्य परिचय के तौर पर हम क्या कहेंगे कि संवाद शब्द मूल रूप से दो शब्दों के योग से बना है। इसमें वाद मूल शब्द है और सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग को वाद मूल शब्द में जोड़ने से संवाद शब्द की उत्पत्ति होती है और संवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ कहलाता है बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में परस्पर बातचीत चलती है तो यही बातचीत क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है। ठीक है, तो अब जो है इसी अलग अलग व्यक्तियों के मध्य अलग अलग व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत का लिखित रूप क्या कहलाएगा? इसी लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? संवाद लेखन। तो यहाँ दोनों बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो हमारा आ गया सामान्य परिचय और एक आ गई इसकी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत है उसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो कहलाएगा संवाद लेखन। और संवाद शब्द मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग जोड़ने से संवाद शब्द का निर्माण होता है जिसका शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ, साधारण आशय होता है बातचीत। यानी जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, वही क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है। और इसी बातचीत या वार्तालाप को लिखित रूप में प्रस्तुत करना संवाद लेखन कहलाता है। तो अभी तक हमने यहाँ दो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कर लिया है कि संवाद का सामान्य परिचय क्या है और संवाद की परिभाषा क्या कही जाती है। बेटा, हम कई बार क्या करते हैं कि संवाद लेखन है, संदेश लेखन है, तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों से अनभिज्ञ रहते हुए सिर्फ अपने विशेष टॉपिक पर ही जाते हैं। ये प्रश्न में तो यही पूछा जाएगा कि संबंधित दो व्यक्तियों के अंदर संवाद लिखिए या वार्तालाप का लेखन कीजिए, लेकिन इन सारी चीजों का ज्ञान होना भी आवश्यक है।
क्योंकि क्या पता परीक्षक आपकी परीक्षा में आपके इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित भी कोई प्रश्न पूछ ले, तो इस चीज का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जो संवाद है, जब भी हम संवाद करते हैं तो संवाद में ऐसी क्या विशेषताएं होनी जरूरी है, ऐसी क्या बातें होनी आवश्यक है जिससे वो जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा सुबोध, सुबोध यानी शीघ्र समझ में आने वाली और प्रभावशाली बने और इतनी ज्यादा आकर्षक हो जो अन्य व्यक्तियों का भी ध्यान केंद्रित कर सके। इन सारी चीजों को इसमें समावेशित करने के लिए क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण, क्या क्या बातें होनी आवश्यक है। तो यही बात जो है हमारे इस तीसरे मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु से अभिव्यक्त की जाएगी कि जब भी संवाद करते हैं तो ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी जरूरी है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी संवाद किया जाता है तो उस संवाद की जो भाषा है वो भाषा बहुत सरल और सुबोध होनी जरूरी है। सुबोध यानी शीघ्र समझ में आने वाली। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस संवाद में हम पात्रों को रखते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, दो व्यक्तियों में संवाद, दो विद्यार्थियों में संवाद, इन सारी बातों का ध्यान होना आवश्यक है। तो जब भी संवाद हमें करना है तो संवाद में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, उन समस्त बातों को यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है कि जो इसकी भाषा है वो सरल और सुबोध होनी चाहिए और इसके जो संवाद है, संवाद यानी जो डायलॉग है, वो जो डायलॉग है वो पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। पात्र अगर बच्चा है, विद्यार्थी है तो वैसी ही भाषा प्रयुक्त करे, और पात्र अगर बड़ा है उसमें भी, बड़ों में भी दो तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, एक तो अनपढ़ है तो वो अपनी उस लहजे में ही बात करेगा, और अगर पढ़ा लिखा है तो उसे अपनी सभ्य शालीन भाषा और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। तो बात आ जाती है संवाद में जो भाषा है वो पात्र के अनुकूल प्रयुक्त होनी जरूरी है। तीसरी बात आती है कि संवाद की जो शैली है, शैली यानी तरीका, शैली यानी तरीका, संवाद की जो शैली है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली और इफेक्टिव होनी जरूरी है, जो दूसरों पर एक अपना अच्छा इम्पैक्ट देती हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है कि जब प्रभावशाली शैली आप यहाँ पर लिख रहे हो तो जो आपकी सभ्य एवं शालीन भाषा है और आपके जो बोलने का तरीका है वो भी आकर्षक होना चाहिए। आपका जो संवाद है वो सभ्य शालीन भाषा से और ज्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षित बन जाता है। इसके साथ साथ हमें संवाद के भीतर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि संवाद में जो भी वाक्य हैं वो छोटे छोटे लिखने जरूरी हैं, एक या दो लाइन के, तो वाक्य छोटे छोटे होने आवश्यक है। अगर आप उन वाक्यों को और ज्यादा विस्तार दे दोगे तो वो वाक्य और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, जटिल हो जाएंगे, जिनको समझना बहुत मुश्किल होगा। यानी वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो असमंजस में आ जाएगा, कंफ्यूज होगा कि वास्तव में जो वक्ता है, जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, और जो सुनने वाला है उस तात्पर्य को समझ भी पा रहा है या नहीं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा से दोहरा रही हूँ कि सबसे पहले संवाद में जो हम भाषा काम में लेते हैं वो बिल्कुल सरल हो और सुबोध हो, यानी जल्दी से समझ में आ सके, और जो संवाद में डायलॉग लिखे जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं वो पात्र के अनुकूल होने चाहिए। यानी जो जो कैरेक्टर आपने वहां पर लिए हैं, जो भी चरित्र आपने वहां लिए हैं, जो भी पात्र वहां पर काम कर रहे हैं वो अपने अनुकूल ऐसी भाषा का प्रयोग करें। यहाँ जो संवाद है उसको प्रकट करने का तरीका, शैली क्या होती है बेटा? शैली होती है प्रकट करने का तरीका, यानी उस संवाद को जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। और ये प्रभावशाली कैसे बनेगा? ये प्रभावशाली बनेगा आपकी सभ्य शालीन भाषा के माध्यम से, तभी ये संवाद जो है आपका आकर्षक भी बन पाएगा। यानी ऐसा संवाद होगा जो दूसरे व्यक्तियों को भी उसे सुनने के लिए या उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। और अंतिम जो है, संवाद में जो जो वाक्य लिखे जाते हैं
वो ज्यादा डिटेल में नहीं होने चाहिए। अगर आप उसको विस्तृत कर दोगे, विस्तार दे दोगे, 3-3 4-4 लाइनों का बढ़ा दोगे, तो वो संवाद जो है वो अपनी गरिमा खो देगा, अपनी शालीनता भंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि इतने लंबे दीर्घ जटिल वाक्य जो है समझने में बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए संवाद में जब भी वाक्यों का प्रयोग करो तो छोटे छोटे लिखने जरूरी है। अब एक बात और बेटा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा 8 तक संवाद लेखन किया होगा और आप लोगों को पता भी होगा, और मेरे बच्चे तो इतने समझदार हैं कि बहुत अच्छा काम जो है प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन आप अब जो है 9th कक्षा की स्तर के हिसाब से यानी क्लास के लेवल के हिसाब से उस संवाद को और थोड़ा सा विस्तार दोगे। यानी पहले हम संवाद 5 या 6 लाइनों में कंप्लीट कर देते थे, लेकिन अब जो है संवाद जो है थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी मैं अपनी तरफ से आपको ये बता रही हूँ कि जब भी कक्षा 9 और 10 के बच्चे संवाद लेखन करते हैं तो एक कैरेक्टर यानी एक पात्र के कम से कम 4 या 5 डायलॉग होने जरूरी है। अब आपको पता है कि जब भी संवाद होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक पात्र जरूर होंगे। यानी एक व्यक्ति अगर अपनी 5 बार जो है बारी बारी से अपनी डायलॉग बोल रहा है तो दूसरा भी तो उसका प्रत्युत्तर देगा। तो इस हिसाब से दूसरे वाले के भी 5 डायलॉग शामिल करेंगे या 4 डायलॉग शामिल करेंगे, तो कम से कम 7 या 8 जो है वो पात्रों के हिसाब से वहां पे डायलॉग होने जरूरी है। यानी उसको थोड़ा विस्तार दोगे। ठीक है। एक बात और आवश्यक है कि जब भी संवाद लिखते हैं तो आपको पता है हम हमारी सभ्य भाषा हिंदी भाषा के अनुकूल जब भी किसी से भेंट करते हैं तो वहां अभिवादन होना जरूरी है। जब भी आप किसी से भेंट करो तो अभिवादन जरूरी है। उसी चीज को हम अपने संवाद में भी काम में लेंगे। संवाद में भी हम शुरू करते हैं, बच्चे कई बार लिख देते हैं हेलो, हाय, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जैसा कि हिंदी भाषा आपको बिल्कुल सभ्य और शालीन आचरण व्यवहार का तरीका बताती है। प्रिय मित्र नमस्कार, आप कैसे हैं? और मित्र नमस्ते, आपको देखकर खुशी हुई। तो इस तरह से आप अपने संवाद को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिवादन के साथ शुरू करेंगे। और जब इसका अंत करना होता है तो बच्चे लिखते हैं बाय। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग आएगा और एग्जामिनर के पास पहुंचेगा तो वो यही दिखेगा कि वास्तव में यह जो है हमारी संस्कृति का लक्षण जो है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको बड़े ही सभ्य और शालीन शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी समाप्ति की ओर उसे ले जाना है। जैसे कि मित्र आपसे मिलकर बड़ी ही खुशी हुई, चलिए हम मिलेंगे अपनी अगली मुलाकात में, या ईश्वर से कामना करते हैं आप भी कुशल क्षेम रहें। अब हम अपनी यहाँ इस बातचीत को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। ऐसा करते हुए या अपनी सहमति देते हुए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपके इस सुझाव को जरूर अपनाऊंगा। तो हृदय धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए आप अपने उस संवाद को विराम देंगे, समाप्त करेंगे। बाय और हेलो जैसे शब्दों से आप इसको धूमिल नहीं होने देंगे, ये बात जरूर आप ध्यान में रखना। तो यहाँ जो है आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताया है कि वास्तव में संवाद क्या है, संवाद लेखन की क्या परिभाषा है, संवाद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ अपनी इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसा कि आपने संवाद लेखन अपनी पूर्व कक्षाओं में भी किए हैं और उस संवाद को लिखते समय अपने 4 या 5 लाइनों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से उसको पूर्ण भी किया है। लेकिन बेटा अब थोड़ा कक्षा का जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता जाता है वैसे ही आपके बौद्धिक विचार और अभिव्यक्ति का स्तर भी मतलब उन्नत होना आवश्यक है, प्रखर होना आवश्यक है। तो मेरा टॉपिक क्या है कि गांव जाने वाली एक रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने एवं उससे होने वाले नुकसान के विषय में
के विषय में दो व्यक्तियों में संवाद, दो व्यक्तियों में संवाद का लेखन कीजिए। अब ये यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। बात क्या हुई है, ये अपनी बात को यहाँ अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाती है कि भाई उसके कई जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए, या जो रेलगाड़ी है वो अपना संतुलन खो चुकी, या उसके आगे कोई जानवर आ गया, या कोई व्यक्ति हो गया, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना जो है वो हो गई है। और उसी रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वहां क्या हुआ, नुकसान भी हुआ है। और इसी चीज को अभिव्यक्त करते हुए दो व्यक्ति जो है वो आपस में संवाद कर रहे थे। अब जब भी संवाद किया जाता है, अब दो व्यक्ति दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम सुझाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसका उत्तर दिया, उत्तर देते हैं, मैं यहाँ पहले व्यक्ति का नाम लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नाम अक्षर, ठीक है। पहले व्यक्ति का नाम दिया मैंने यहाँ पर अक्षर। क्या कहता है, ये कहता है नमस्ते, अभिवादन से शुरू है। आज तो वास्तव में विधि ने, विधि यानी भाग्य ने बहुत बुरा दृश्य दिखाया। किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, जो अक्षर है वो किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नमस्ते, आज तो वास्तव में विधि ने यानी भाग्य ने बहुत ही बुरा दृश्य दिखाया। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरे व्यक्ति का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया संजीव। वो संजीव कहता है नमस्ते मित्र। ये भी अपनी इसी बात से अपनी सहमति बता रहा है। क्या कह रहा है, हाँ आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं आपके मंतव्य को समझ गया। मंतव्य यानी मत, आपके विचार को समझ गया। ये इसे अपनी सहमति बता चुका, मैं आपके मंतव्य को समझ गया। अब अक्षर बता रहा है, अक्षर क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है कि गांव से गुजरने वाली रेलगाड़ी के दो डिब्बे क्या हो गए, पटरी से उतर गए, पटरी से उतर गए। इसने वो घटना भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। तो देखिए ध्यान देना, अभिवादन से शुरू किया, अभिवादन के साथ सहमति बताते हुए हम अपनी किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आए। अब इसी विषय वस्तु को थोड़ा सा डिटेल देते हुए हम क्या करेंगे, समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। गांव से गुजरने वाली रेलगाड़ी के जो दो डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए। इस घटना से समस्त यात्री तथा ग्रामीण जन यानी गांव के लोग, ग्रामीण जन क्या हो गए, भयग्रस्त हो गए। भयग्रस्त होना यानी डर जाना। अब यहाँ पर देखो कुछ शब्द मैंने भी अपनी तरफ से ऐसे काम में लिए हैं जो हमारे इस संवाद को प्रभावशाली बना रहे हैं। इस चीज को मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि हाँ इस घटना से सारे जो पैसेंजर्स थे या जो गांव के लोग थे वो डर गए। अब इसी चीज को मैंने यूं लिखा कि इस घटना से समस्त यात्रीगण एवं जो ग्रामीण जन है वो समस्त क्या हो गए, भयग्रस्त हो गए। ठीक है, अब वापस से संजीव क्या करेगा, इसकी बात से सहमति देगा कि भयग्रस्त होने का कारण भी था क्योंकि क्या हुआ इससे, क्योंकि वहां जन धन की भयंकर हानि हुई है। तो बेटा देखिए हम वापस से अपने से
दूसरे टॉपिक पे आगे, दूसरे टॉपिक इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुई वो हमने यहाँ बता दी कि कैसे दुर्घटना हुई, 2 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। फिर ये बता रहे हैं उससे क्या हुआ नुकसान, तो उसमें जन यानी मनुष्यों की और धन यानी संपत्ति की हानि हुई है। ठीक है, कई व्यक्ति क्या हो गए, वहां पर घायल भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। तो अब ये दूसरा वाला क्या कहेगा, दूसरा वाला वापस इसी की बात से अपनी सहमति देगा और कहेगा अक्षर कि हाँ, लेकिन ऐसे समय में एक अच्छे नागरिक की तरह हमें उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो है एक अच्छा मॉडल भी हमें दे रहा है, एक अच्छी सीख भी सुझा रहा है। अब बेटा थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए कि कक्षा 8 में जो हमने संवाद किए थे उनकी भाषा और उसमें अपनाए गए जो वाक्य थे, और कक्षा 9 में अपनाई गई जो भाषा है और लिखे जाने वाले जो वाक्य हैं वो अपने अपने क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा अपना एक अलग महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है जिससे हमारा संवाद न केवल प्रभावशाली बने बल्कि जब एग्जामिनर उसे पढ़े तो वास्तव में वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ बच्चा क्या लिख रहा है, अपने विचार और अपने अभिव्यक्ति को किस कौशल से वहां प्रकट कर रहा है। तो क्या कहता है अक्षर कि अक्षर कह रहा है लेकिन ऐसे समय में एक अच्छे नागरिक की तरह हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो अब आगे इसी बात को जारी रखते हुए संजीव क्या जवाब देगा, संजीव जवाब देता है, देखो संजीव का कहना है कि हाँ, संजीव इसकी बात का जवाब दे रहा है। संजीव कह रहा है हाँ हमें घायल व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा देकर, भाई फर्स्ट एड तो देना ही पड़ेगा, प्राथमिक चिकित्सा देकर आराम पहुंचाना चाहिए तथा जो गंभीर हैं तथा गंभीर घायल हैं, गंभीर स्थिति में जो घायल हैं, गंभीर स्थिति वाले लोगों को कहाँ पहुंचाना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब वापस अक्षर क्या कहेगा, अक्षर कहेगा कि अक्षर कह रहा है भलाई के काम में देरी नहीं करेंगे, चलो उनकी मदद करें। ठीक है, अब वापस से संजय जवाब देगा, चलिए, क्या कह रहा है, चलिए, और कह रहा है अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, हमारा संवाद यहां से शुरू हुआ था। अब अक्षर के डायलॉग गिनिए, 1, 2, 3 और 4, कम से कम 4 डायलॉग अक्षर के आए हैं और इसी का प्रत्युत्तर देते हुए संजीव 1, 2, 3 और लास्ट में 4। तो कम से कम एक कैरेक्टर के 4 डायलॉग आप लिखोगे और कहीं कहीं पर आपको पता है कि एक आधी लाइन तो 2 पंक्तियों जितनी विस्तृत हो ही जाती है, इतना तो चलेगा, लेकिन ज्यादा जो विस्तृत लाइन आती है जैसे 3-3, 4-4 लाइनों के अगर आप डायलॉग लिख देते हो तो वहां जो संवाद है वो बहुत जटिल हो जाता है और जटिल स्थिति में होने के कारण वो संवाद जो है अपनी गरिमा खो देता है। इसलिए हमें मुख्य रूप से संवाद जो है छोटे छोटे लिखने हैं, वाक्य छोटे छोटे हो लेकिन अपना पूर्ण अर्थ देते हो। तो ये आपके समक्ष एक अच्छा सा मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें दिया गया कि गांव के रास्ते से गुजरने वाली जो रेलगाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
और उसी दुर्घटना ग्रसित होने के कारण थोड़ा बहुत वहां पे नुकसान भी हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो व्यक्तियों के मध्य संवाद लेखन कीजिए। तो दो व्यक्तियों के नाम हमने अपने मन से ही सुझाए हैं और मन से सुझाते हुए अभिवादन के साथ शुरू किया। फिर पहला टॉपिक आया कि क्या दुर्घटना हुई, दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट करें कि कितनी हानि हुई, तीसरी बात स्पष्ट करें कि इस हानि में हमें डरना नहीं है बल्कि अपना धैर्य बनाए रखते हुए उनके मदद के लिए तत्पर रहना है और कैसे उन्होंने एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाते हुए अच्छे अभिवादन के साथ, अच्छे अपने कर्तव्य के साथ और किस तरह से इस संवाद को समाप्त किया है या पूर्ण करने की कोशिश की है। तो अब इस तरह से मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ये संवाद जो लेखन है वो अच्छे से समझ आया हो। हाँ जी, तो बेटा अगर मैं आप लोगों को कोई संवाद दूं और उस संवाद को लिखने के लिए कहूँ तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा जो आपके प्रासंगिक विषय से संबंधित है, तो नोट कर लीजिएगा। और बेटा जब भी काम ये जो इस तरह से ग्रामर वाले टॉपिक में ब्लैक बोर्ड पे करा रही होती हूँ, आप खुद गौर करो कि खड़े खड़े इतने पूरी डिटेल को लिखना और अच्छे ढंग से लिख करके आप तक प्रेषित करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि भाई सीधा का सीधा पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचाने हैं। तो पहले मेरे बच्चों को मैं भी तो सिखाऊं कि लिखा कैसे जाता है और किस तरीके से जाता है, ताकि मेरे बच्चे जब मेरे तक काम भेजेंगे तो वो अपने विचारों से लिख कर दे देंगे। अब रटा रटाया या लिखा लिखाया ज्ञान, आपको पता है हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक अभी मार्केट में हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो लेकिन हमें तो अपने कोर्स को टाइम पे पूरा करना है। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके राइटिंग सेक्शन का। हिंदी ग्रामर हमारी पूरी हो चुकी और राइटिंग सेक्शन का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। तो स्लोगन को लिखने के लिए हमें क्या करना है, उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना मुझे, तो अपना ये काम अच्छे ढंग से और बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको एक नया टॉपिक दे रही हूँ, वो क्या है, वर्तमान में फैली भयंकर महामारी कोरोना, उसके संक्रमण यानी इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है तथा उससे बचाव की युक्तियों को चर्चा में लेते हुए दो बालकों में संवाद लेखन कीजिए। बेटा थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं। मान लो मैंने एक बच्चे का नाम लिख दिया विज्ञ और एक बच्चे का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया जीविका। ठीक है, एक है विज्ञ और एक नाम है जीविका। ये है लड़का, ये है लड़की। हमें तो दो बालकों में संवाद करवाना है, तो इस संवाद को कैसे शुरू करेंगे? जैसे हम किसी से पहली दफा मिलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, विज्ञ, नमस्कार जीविका, आज बहुत दिनों बाद हमारी भेंट हुई। ठीक है, हम मिले हैं, जीविका कहेगी नमस्ते विज्ञ। लेकिन एक दूसरे को देखकर हमें बड़ा ही आनंद हुआ कि हम इस महामारी के काल में भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, विज्ञ कहेगा सही कहा जीविका, आज के समय में कोरोना महामारी और उसका संक्रमण अपने चरम उत्कर्ष पर है और भयंकर रूप से लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। वापस से जीविका इसी बात का समर्थन करते हुए कहेगी, न केवल हानि पहुंच रही है बल्कि कई व्यक्ति तो अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं, यानी उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। तो विज्ञ कहेगा कि घर से निकलना भी दुर्भर हो गया है, लेकिन कई विशेष कारणों में हमें घर से निकलना भी आवश्यक है।
तो वापस जीविका कहेगी लेकिन विज्ञ जब भी घर से निकले तो कोरोना के इस प्रभाव या दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का हिंदी रूपांतरण है हाथ धोने का साधन, जिसे कहा जाता है प्रक्षालन। क्या कहा जाता है? प्रक्षालक, यानी हाथों को स्वच्छ बनाने वाला का प्रयोग करना जरूरी है। फिर विज्ञ कहेगा लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव और देना चाहूंगा कि यदि किसी के भी भीतर इस तरह के कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आने लगे तो उसे दूसरे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन को तो बचा सकोगे, साथ में दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचा पाओगे। वापस से जीविका कहेगी और डॉक्टरी परामर्श लेना भी जरूरी है। वापस से विज्ञ कहेगा जीविका मैं तुम्हारी इस संवाद से भी बिल्कुल सहमत हूँ और हमारा ये सुझाव जो है वो लोगों में भी एक जागरूकता ला सकता है। वापस जीविका क्या कहेगी कि हमारी यह भेंट जो है, हमारी ये मुलाकात है, वो हमारे एक दूसरे के लिए वास्तव में लाभदायक साबित हुई। विज्ञ कहेगा चलिए हम अब अपने अपने कार्य के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। जीविका का उत्तर होगा हाँ नमस्ते, बात खत्म। इस तरह से दो व्यक्तियों में ये जो संवाद है ये आप लोगों को अच्छे से करना है। कल की क्लास में हम इसका एक फीडबैक लेंगे और एक नए टॉपिक के साथ थोड़ा सा आगे का ज्ञान भी जारी करेंगे। धन्यवाद।